अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम इलेक्शन ऑफिसर्स का जो पेपर था BS-17 का और उसका एक सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे। और ये लेक्चर्स हमारा होगा इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के चैप्टर 1 से रेलिवेंट। वैसे इसमें देखें 30% इंग्लिश होगी और 30% कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इलेक्शन एक्ट 2017 होगा। ठीक है, बाकी इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड एवरीडे साइंस। तो इन चैप्टर्स को आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह एंड करूंगा इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 का। और हमारा फोकस एग्जैक्टली सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा। हमारा फोकस क्योंकि एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव हो जैसे सब्जेक्टिव हम लिखना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि हमें देखना होता है कि कहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है और कहाँ से नहीं बन सकता। ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव करते हैं तो तमाम लाइंस हमें रटनी होती हैं कि यार ये किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस क्वेश्चन को फिर हमने बढ़ाना भी है। लेकिन जब हम एमसीक्यूज की तरफ हमारा फोकस होता है तो हमें देखना होता है कि जी ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। एक तो ये बात। और दूसरा, ये 30% इंग्लिश है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इंग्लिश की भी रेलिवेंट, मैं इंग्लिश के रेलिवेंट लेक्चर्स भी डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। और इन ये एक्ट्स के डिलीवर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और इसकी बेसिक देखते हैं। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, पहली बात तो ये 2017 का एक्ट है। अब एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड, आप ये समझिए कि ब्रॉड, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, एक्ट्स और लॉज से मिलकर बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो उसमें पूरी पूरे कंट्री का, ठीक है, एक प्रेफिक्स दिया जाता है कि हाँ जी इस कंट्री को हम इस तरह चलाएंगे, प्री लोड आप कह लेंगे, प्री लोड है। ठीक है, जबकि एक्ट, मुख्तलिफ एक्ट मुख्तलिफ इरा में मुख्तलिफ नेसेसिटीज की बेस पर मुख्तलिफ एक्ट आते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्ट है और 2017 में इसको रिलीज किया गया। ये 15 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। हम इसके चैप्टर्स को एक नज़र ऐसे देखेंगे और देन हम अपने चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1 में, वन नेम है प्रीलिमिनरी, यानी कि इसकी बुनियाद, कि इसमें रूट्स क्या क्या है वो देखेंगे जी। चैप्टर 2 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होती है जहाँ पर वोटिंग कॉस्ट हो रही होती है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स हैं। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है वो फहरिस्त, वो लिस्ट जिसमें वोटर्स के नेम होते हैं उनको इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इसके अलावा असम्बलीज में इलेक्शन कैसे होंगे। चैप्टर 6 है कि रिजर्व्ड सीट में किस तरह इलेक्शन होते हैं, देन सेनेट में किस तरह होते हैं। और चैप्टर 8 है इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस, उनके असासाजात, एसेट्स। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हम डिटेल से देखेंगे। लाइबिलिटीज मतलब वाजबात। अगर कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा हो गया वहाँ लोकल एरिया का किसी भी शख्स से, एक MP MN से रेलिवेंट जो भी हमने सर्विसेज ली हैं, तो उनको हम लाइबल, ये लाइबल टू पे होता है इलेक्शन कमीशन। अच्छा जी, देन इलेक्शन डिस्प्यूट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन है, किस किस्म के डिस्प्यूट होंगे, कौन सॉल्व करेगा। और ऑफेंसेस, पेनल्टीज, प्रोसीजर, अगर कोई ऑफिशियल है या ऑफिसर है, ठीक है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसकी क्या पेनल्टीज होंगी, उनको क्या सजाएं होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल। चैप्टर 12 है। चैप्टर 13 में लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन के हवाले से बताया जाएगा। चैप्टर 4 में केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि आजकल है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आफ्टर देन मिसिलेनियस, मिसिलेनियस का एक बॉक्स रखा जाता है एक्ट्स में। और इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी नई इस्लाहात लेकर आनी हो तो मिसिलेनियस में पुट कर देते हैं कोई चीज़, कुछ भी।
मिसलेनियस का मतलब होता है अगर कोई इन तमाम चैप्टर्स में नहीं आ रहा तो इधर एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, चूंकि काफी बड़ा एक्ट है, ठीक है, 80+ पेजेस हैं इस एक्ट के, तो हम तमाम इसके सेक्शन, रूल, सब रूल्स, ठीक है जी, क्लॉजेस हम ये याद नहीं कर सकते। तो मैं एक तो आपको बताऊंगा कि मेन क्लॉज कौन सा है, तो वो याद कर लें, पहली बात। और इसके अलावा आप जनरल ये याद कर लीजिएगा कि जनरली क्या कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर लें, ताकि जो एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल हो वो मिस ना हो, ठीक है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, ठीक है, ये एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके 3 चैप्टर्स हैं, तो वो इससे काफी हद तक कम है। तो वो मैं आपको एक तरीकाकार भी बताऊंगा कि आपने उसके रूल, सब रूल कैसे याद करने हैं, वो मैं अब आपको वैसे ही बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी याद किए हैं, तो मैं आपको भी याद करवा सकता हूँ। और ये बहुत लेंथी है, तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा इशू है। अच्छा, चैप्टर 1, देखिए चैप्टर 1 के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आई थिंक अब ठीक है। सेक्शन 1 है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, और सेक्शन 2 है डेफिनेशन। ये सेक्शंस हैं 1 और 2। और ये जो बाकी इसके सब टाइप्स ये दी हुए हैं, इसको आप क्लॉजेस कह सकते हैं, ठीक है, सेक्शन और देन क्लॉजेस। ओके, सेक्शन 1 के जो जिस तरह मैंने हाईलाइट किया, तो आप ये देखें कि इसमें सेक्शन 1 का जो क्लॉज 2 है, इसका मतलब है कि ये इलेक्शन एक्ट पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा, और एट वंस होगा, कि अभी के अभी ये अप्लाई है। अब हम डिटेल से नहीं देखेंगे इस पर, क्योंकि हम कोई मुबाहिसा नहीं कर रहे, तबसरा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी तरह इसको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, कहीं स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने कम से कम वक्त में इन तमाम रूल्स को देखना है इंशाल्लाह। सेक्शन 2 है डेफिनेशन। अब ये जो सेक्शन है, ये तो हम याद कर ही सकते हैं ना, कि जो डेफिनेशन का कौन सा सेक्शन है, ठीक है, तो वो सेक्शन 2 है। और चैप्टर 1 का सेक्शन 2, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आलिम की बताई गई है। तो आलिम कौन है? आलिम, सबसे पहली बात तो उसमें देखना है कि आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो आलिम की, रेलेवेंट, और 20 ईयर एक्सपीरियंस भी हो। तो जिस बंदे के पास ये दो चीजें होंगी उसको आलिम कहेंगे, ठीक है। और उसने कोई रिसर्च भी की हो रेलेवेंट, कोई प्रिंसिपल फिलोसफीज वगैरह, कोई कोई नॉमिनेटेड काम किया हो, ठीक है। बहरहाल आपने 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन और रेलेवेंट फील्ड में, और 20 ईयर एक्सपीरियंस भी हो। इसी तरह एक ये तो है क्लॉज 1, ठीक है। इसी तरह क्लॉज 39 पर है टेक्नोक्रेट, उसमें भी ये सेम डेफिनेशन है, लेकिन चूंकि रेलेवेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, ताकि आप इसको देख लें कि आगे नेक्स्ट भी टेक्नोक्रेट के भी इसी तरह की डेफिनेशन होगी। ओके, इसकी क्लॉज 2 है कि एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ क्या है। अब इसको ध्यान से समझें कि लोकल गवर्नमेंट लॉ, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई लॉ बनाया गया है, तो वो कब एप्लीकेबल होगा? उस वक्त एप्लीकेबल होगा कि उसको कोई पार्लियामेंट बनाए, प्रोविंशियल असेंबली बनाए, या ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा, तो तीनों जो भी लॉ बनाया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब ऑर्डिनेंस क्या है? पार्लियामेंट की देखें, मजलिस शूरा ज्यादातर लिखा होगा। तो ऑर्डिनेंस का मतलब है जो प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी की सूरत में कोई भी एक्ट, कोई लॉ पास करता है, तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये बात समझ लीजिए। आर्टिकल, आर्टिकल का वर्ड जहां भी आएगा तो आप समझ लें आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैंने इन ये भी पुट किए हैं, देखें, ये आगे है 36 है, 37 है। यहाँ पर रूल्स का जहाँ वर्ड आएगा, तो रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, थोड़ा सा क्रॉप हो गया। तो ये जो इलेक्शन एक्ट का कहीं भी रूल आएगा, तो रूल का मतलब इलेक्शन एक्ट के रूल्स, ठीक है। सेक्शन आएगा तो सेक्शन का मतलब इसी एक्ट का सेक्शन, ठीक है। रूल, सब रूल्स एक्सेट्रा, इनको हम क्लॉज कह रहे हैं, आप इनको रूल भी कह सकते हैं। रूल वैसे नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये क्लॉजेज ही है। ओके, अब देखिए असेंबली। असेंबली का मतलब है नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, बहुत सिंपल है। एसेट का मतलब है
कोई भी प्रॉपर्टी, कैंडिडेट की कोई प्रॉपर्टी है, जो भी मेंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उनके असासजात हैं, उनको एसेट कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, जहां पर मैं थोड़ा सा अपनी थोड़ी आवाज तेज करूंगा, थोड़ी मेरी आवाज जहां पर करारी होगी, तो आप समझ लेना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाई इलेक्शन का मतलब ज़िमनी इंतखाबात, इसकी उर्दू है टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। यानी कि बाई इलेक्शन, जिमनी इंतखाबात, आप देखें ना, जिमनी पेपर किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्ली अगर आ जाती है अगर पेपरों में जिन बच्चों की, तो एक एनुअल एग्जाम होते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं। यानी कि एक शख्स है, कैंडिडेट है, जो कि इलेक्ट हो गया बंदा, ठीक है, MNA MPA बन गया फॉर एग्जाम्पल, या लोकल गवर्नमेंट में कहीं भी आ गया, उसकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देता है जी। कोई भी इशू हो, इस तरह की सीट खाली हो गई, जनरल इलेक्शन को भी साल डेढ़ पड़ा है, 2 साल पड़े हैं, तो बाई इलेक्शन के थ्रू उस सीट को फिल किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट, क्या होता है जी? इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ज्यादातर याद रखेंगे, ये वैसे सेक्शन है डेफिनेशन के नाम से, और बहुत से वर्ड भी लिखे होते हैं, तो लेकिन इनमें अक्सर सिर्फ टाइटल दिया हुआ है, लेकिन डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, सिंपल, वो अभी आप खुद भी देख लेंगे, कई जगह मैं रीड करूंगा और मैंने वैसे उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं दी होती। कैंडिडेट का मतलब पर्सन प्रपोज एंड सेकेंडेड एज कैंडिडेट। अच्छा, इसको मैंने हाईलाइट सिर्फ इसलिए नहीं किया, क्योंकि ठीक है, जो कैंडिडेट वही तो होगा ना, जो बंदा प्रपोज किया जाएगा कि मैं कैंडिडेट के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उसी को कैंडिडेट कहेंगे। बहुत सिंपल बात है। कोड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब कहेंगे कि कोड का क्या मतलब है? कहीं भी कोड का मतलब आ जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898। ठीक है, ज्यादातर पुलिस जो है हमारी इसके तहत काम करती है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के तहत। 1898, वो पूछ सकता है कोड का क्या मतलब है, डिफरेंट ऑप्शंस देगा और कहेगा जी हाँ जी, कोड से क्या मुराद है, तो फिर आप सेलेक्ट करना होगा कि जी ये कोड से मुराद क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है इनफैक्ट। हो सकता है वो ईयर भी चेंज कर दे। देन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कमीशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, PPSC भी एक कमीशन बनाती है मिसाल के तौर पे, लेकिन जब इधर कमीशन की बात होगी तो वो इलेक्शन कमीशन की बात होगी, और आर्टिकल 218 उससे रेलिवेंट है। अब आर्टिकल से क्या मुराद है, ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीछे बात बता दिया। ठीक है, आर्टिकल मतलब 1973 के आर्टिकल्स की बात हो रही है, और ये हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का इलेक्शन ऑफिसर का हिस्सा है। कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 213 में इसको डिटेल से बताया गया है। फिर एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2017। तो ये आर्टिकल्स यहाँ पर याद करने की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, बस ये जान लें कि कमीशन क्या मुराद है, इलेक्शन कमिश्नर से क्या मुराद है। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हल्का बंदी। कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद है कि वो एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर वोटिंग होनी है, कि जी अ, कोई भी कहीं भी जो वोटिंग का एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, और मुख्तलिफ फिर डिवीजन्स बनाई जाती हैं कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब की 173 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 141 जनरल, 173 टोटल। ठीक है, रिजर्व वगैरह मिला के सिंध में इतनी, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या क्या मुराद हो सकती है, कि उस पंजाब को डिवाइड कर दिया गया जी, इसमें इलेक्शन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल है। कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। ठीक है, बस इतना ही याद रखें, आगे याद करने की नहीं जरूरत। एक ऐसा कैंडिडेट जो नॉमिनेट हो गया हो, ठीक है, हाँ जी, कि ये बंदा फाइट करेगा इलेक्शन में, उसको कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट कहते हैं, जो वैलिडली नॉमिनेटेड होगा। एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट का मतलब हु आर सपोज टू फाइट इन इलेक्शन। ठीक है, लेकिन कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब है जो वैलिडली नॉमिनेट हो गया हो, यहाँ से पास में इलेक्शन एजेंट। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है ज्यादातर, क्योंकि हम भी जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो हमारी भी ड्यूटीज लग जाती हैं हमारी, तो या किसी की भी लग जाती है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। तो इलेक्शन एजेंट का मतलब ये है कि एक बंदा, ठीक है, आपके इलाके में अगर हम यूं कहें जी, असद खान कोई बंदा है जो MP का इलेक्शन लड़ रहा है फॉर एग्जांपल। अब चूंकि वो MP का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो तो जहां पर वोटिंग कास्ट हो रही है, तो वो बंदा तो उधर नहीं जा सकता। तो वो क्या कहेगा, या उसकी अपनी कोई मसरूफियत भी हो सकती है, वो भी जा भी सकता होगा, तो अपना वोट भी कास्ट करते हैं, लेकिन
वो उसकी अपनी मसरूफियत होती है जी। ठीक है, वो बैठा होता है एक, उसका एक स्टैंडर्ड है, तो वो क्या करता है, अपनी जगह एक इलेक्शन एजेंट को मुकर्रर कर देता है। वो इलेक्शन एजेंट को कौन मुकर्रर कर रहा है? कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है। अब ये इलेक्शन एजेंट इस कैंडिडेट की जगह पर निगरानी करेगा जहां पर वोटिंग हो रही है। ठीक है, वहां देखेगा कि क्या हो रहा है, यानी कि जितनी भी पावर्स इस कैंडिडेट की हैं वो इस इलेक्शन एजेंट के की तरफ डेलीगेट हो जाएंगे। यह बात सिंपल अल्फाज में। ठीक है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं दी गई, यहाँ पर सिंपल ये कहा गया है कि अगर वो कैंडिडेट अपॉइंट करे किसी को तो इलेक्शन एजेंट होगा, अगर ना करे तो वो कैंडिडेट खुद इलेक्शन एजेंट होगा। तो ये भी एक तरह से शायद एमसीक्यू बन जाए कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट को नहीं मुकर्रर करता, अपॉइंट नहीं करता, तो इलेक्शन एजेंट कौन होगा? तो आप कहेंगे कि कैंडिडेट खुद इलेक्शन एजेंट होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कि आप देख लेना। नेक्स्ट है इलेक्शन एक्सपेंसेस। सिंपल है, सारी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस का मतलब अखराजात। तो जो भी एक्सपेंडिचर्स आए इलेक्शन के दौरान, तो उसको हम इलेक्शन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, देखें ना वहाँ पर ऑफिसर ऑफिशियल भी हायर करते हैं। देखें जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ऑफिसर ऑफिशियल्स, उन सबको डेली वेजेस के हिसाब से पैसे मिलते हैं। वहां पर पूरे जो भी बिल्डिंग लेते हैं, ठीक है, अगर वहां पे कोई टेंट वगैरह लगाने पड़ जाए, चेयर्स लेकर आनी पड़ जाए, व्हीकल्स लेकर आनी पड़ जाए, ठीक है, ऑफिसर्स के लिए, तो वो सारे मिला के इलेक्शन एक्सपेंसेस बनते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो क्लॉज 15 है। यानी इलेक्टोरल एरिया, जिस एरिया का भी इलेक्शन हो रहा हो उसको इलेक्टोरल एरिया कहते हैं। इसको आप रूरल एरिया भी और अर्बन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रूरल एरिया मतलब सेंसस ब्लॉक, रूरल एरिया की जो डिवीजन है वो विलेज या सेंसस ब्लॉक उसको नामजद किया जाता है, कहा जाता है। जबकि अर्बन में थोड़े ज्यादा होते हैं, अर्बन में वार्ड होते हैं, म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक भी उसको कह सकते हैं। सेंसस ब्लॉक ऑफ अर्बन एरिया, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप यूं से देख सकते हैं कि इलेक्टोरल इलेक्टोरल एरिया की क्या डिवीजन है, तो वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन में म्यूनिसिपल वार्ड, मोहल्ला, स्ट्रीट, ये सब आप देख लीजिए। वेयर द वार्ड और सेंसस मोहल्ला और स्ट्रीट इज टू बिग अ वेल डिफाइंड पार्ट देयर ऑफ प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, बहुत मुश्किल से मुझे समझ आया था कि प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब होता है। तो मतलब क्योंकि मैंने एडमन हाई कोर्ट में एज एडमन के भी मैं एग्जाम दे चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स रहे उधर। क्योंकि उसमें 6 पेपर थे एडमन के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, रूल्स लॉ से रिलेटेड। तो वहां पर फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा बढ़ी। तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्त ये के, शर्त ये है कि, ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट अ सेंसस ब्लॉक, अगर कोई भी सेंसस ब्लॉक है इन अर्बन एरिया शैल नॉट बी डिवाइडेड, अगर सेंसस ब्लॉक को डिवाइड ना किया जाए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सेंसस ब्लॉक शैल नॉट बी, कहता है कि जो सेंसस ब्लॉक है ना, हमने पढ़ा है ये एक छोटा एरिया होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता सेंसस ब्लॉक को। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई। इलेक्शन ऑब्जर्वर, ठीक है, इलेक्शन ऑब्जर्वर जो कि इलेक्शन की तमाम कार्रवाइयों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जितनी भी इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स होंगी, जितने भी काम हो रहे होंगे उसको ऑब्जर्व करेगा कि आया ये तमाम काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक सेकंड। इलेक्शन ऑब्जर्वर के बाद है इलेक्शन ऑफिशियल। इलेक्शन ऑफिशियल मतलब कमीशन जिन लोगों को, चाहे वो ऑफिसर भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी ऑफिसर भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ये जिनको भी हायर करेंगे, ठीक है, उनको आप इलेक्शन ऑफिशियल कहते होते हैं। ठीक है, जिस तरह भी मैंने बताया, स्पेशली ये जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं इनको ज़्यादातर रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, और उनकी डिफरेंट अपॉइंटमेंट हैं इलेक्शन ऑफिशियल। इसको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी बना देते हैं। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, एनी
ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, किसी को भी, जो भी, क्योंकि डिपार्टमेंट से लिस्ट मंगवाई जाती है कि जी हाँ भाई आपके कौन कौन से बंदे हैं, कि क्या क्या स्केल है, क्या क्या ग्रेड है सबको, और फिर इलेक्शन उनको ऑफर करता है कि आया कि आपने इलेक्शन ड्यूटीज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि बड़े ऑफिसर्स की काफी कम्प्रीहेंसिव वेजेस होती हैं। ठीक है, आप इनको सैलरी नहीं कहोगे, वेज कहोगे, क्योंकि डेली बेस पर है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन प्रोग्राम स्किप कर देते हैं। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल, अब देखें इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है इलेक्टोरल रोल की। ये क्या कहता है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड रिवाइज्ड एंड करेक्टेड। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्टोरल रोल होता क्या है, हालांकि सेक्शन क्या है, डेफिनेशन। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वो लिस्ट जिसके अंदर इलेक्शन कैंडिडेट्स के नहीं, जो वोटर्स के नेम्स है कि ये बंदा वोट दे सकता है। लेकिन जब भी हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट होती है, आप बताते हो क्या नाम है जी, ये नाम है मेरा, आईडी कार्ड नंबर सामने लिखा होता है। जब आप वोट दे देते हो तो वो, जब वोट कास्ट कर देते हो तो वो एक टिक कर देता है कि जिस बंदे ने वोट कास्ट कर लिया। अगर लिस्ट में नेम नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, मैं जॉब मेरी लोधरा में डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर मैं जनाब अगर इलेक्शन बोथ में चला जाऊं और कहूँ कि जहाँ जी मुझे इलेक्शन वोट कास्ट करना है, तो मेरा नाम भी नहीं मिलेगा लिस्ट में। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट है जी फॉर्म। फॉर्म कोई भी इम्पोर्टेंट खैर बात नहीं है, फॉर्म। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज 22 है। गवर्नमेंट का मतलब जहां पर भी लफ्ज गवर्नमेंट आएगा कि जी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ये प्रोसेस डील करती है मिसाल के तौर पे, तो गवर्नमेंट से मुराद होगा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो इस्लामाबाद में है, ठीक है, क्योंकि हमारी फेडरेशन है। और अगर वो कहें कि इस, फॉर एग्जांपल, इस केस को एनी गवर्नमेंट डील कर सकती है, तो उसमें फेडरल भी आ जाएगा, प्रोविंशियल भी आ जाएगी और लोकल गवर्नमेंट भी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ड्यूज, अब यहाँ से देखें कि गवर्नमेंट की बात हो रही है, एनी गवर्नमेंट ड्यूज और इस तरह की बात नहीं हुई। पर गवर्नमेंट ड्यूज क्या है जी, रेंट, चार्जेस ऑफ रेस्ट हाउसेस। देखें, रेंट हमने कहा बंदा गाड़ी में जाता है, ठीक है, तो फेयर हो गया वैसे, चले रेंट, या मकान लेते हैं कोई भी, या रेस्ट हाउसेज है उसमें रहते हैं, तो वहाँ के चार्जेस तो होंगे ना, खाने के भी चार्जेस होंगे। तो जितने भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस होंगे, रहने के, खाने पीने के, गाड़ियों के, उनको सबको गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस की इसमें आएंगे। अच्छा, इसमें लास्ट में क्या कहता है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस द रिकवरी ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय कोर्ट। अच्छा, तो कहता है इस हेडिंग के अंदर वो रिकवरी नहीं आएगी जिसके ऑर्डर स्टे करवा लिए गए हैं कोर्ट के थ्रू, वो नहीं आएगी। पर जितने भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस होंगे, ड्यूज होंगे, वो गवर्नमेंट पे करेगी। उसका एक बिल बना देते हैं इलेक्शन कमीशन वाले और गवर्नमेंट उसको फिर पे करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है लोन। इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, ये वैसे मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन ना तो ये कोई डेफिनेशन है। बहरहाल इसमें ये है कि इन 1985 से पहले या उसके बाद जो करीब करीब लोन लिया गया कोई फाइनेंस से, क्रेडिट से, और कोर्ट ने उसका स्टे वगैरह लिया, तो वो शामिल नहीं होगा लोन में, इस तरह की बात की गई। तो ये कोई ऐसा कौन ना कॉन्सेप्चुअल है ना कोई नेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेंबर। मेंबर का क्या मतलब है, मेंबर का मतलब है असेंबली का मेंबर। ठीक है, असेंबली मतलब क्या, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, फिर सेनेट के मेंबर भी हो सकते हैं और लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी हो सकते हैं। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब असेंबलियों में भी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर ने अगर बनना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना हो, तो वोटिंग कौन करेगा। अगर सेनेट में का चेयरमैन बनना हो तो भी वेटिंग वोटिंग होगी। ठीक है, अब ये चेयरमैन कराची के मेयर के लिए, सॉरी, मेयर के लिए वोटिंग हुई थी, तो लोकल गवर्नमेंट में वोटिंग की गई, लोकल गवर्नमेंट वालों ने वोटिंग की। एक आम अगर एमपी की का इलेक्शन होना हो, तो आम लोगों वो वोट करते हैं, लेकिन मेंबर कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, तो ये सब। तो बहरहाल जहां भी मेंबर का लफ्ज आए, तो नेशनल असेंबली का मेंबर, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर, सेनेट का मेंबर, लोकल गवर्नमेंट का मेंबर, तमाम आते हैं। उसके बाद नादरा का भी जिक्र किया गया, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, लेकिन ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर 28।
पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कोई एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो इनके खास एजेंडा होता है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ठीक है, और बाद में जाकर लेजिस्लेटिव बॉडी की मेंबरशिप भी हासिल करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है। तीन चार पॉइंट है, याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब, पहली बात, कि ये एसोसिएशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल का, जो कि एक स्पेसिफिक पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं उन, ठीक है, पब्लिक या पॉलिटिकल लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी इसके लिए जरूरी होता है। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। अच्छा, अभी जिस तरह ये जून 2023 लगा हुआ है और 2023 का सेंसस भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैंने लिखा है कि ये लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो है 2017 है। क्यों? पॉपुलेशन दो, जो करंट सेंसस होगा उसके मुताबिक जो भी पॉपुलेशन होगी वो कंसीडर होगी, लेकिन अभी आप कहेंगे कि जी अब करंट जो इलेक्शन सेंसस था वो तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम 2017 कंसीडर करेंगे। इसकी वजह यह है कि जो 2023 के इलेक्शन, सॉरी सेंसस हुए हैं, इलेक्शन बार बार बोल के, तो 2023 का जो सेंसस हुआ है अभी तक वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया उसके रिजल्ट्स, तो इसलिए अभी 2017 ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। प्रिस्क्राइब छोड़ दें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वैसे आपको बताऊं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जो हेड होता है, पोलिंग स्टेशन का कोई हेड होता है जो पूरे पोलिंग स्टेशन को कवर कर रहा होता है, पूरे पूरे पोलिंग स्टेशन के काम सर अंजाम दे रहा होता है, उसकी निगरानी कर रहा होता है, वो हेड है जो पूरे पोलिंग स्टेशन का, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। ठीक है जी। तो आप इसका भी, इसकी क्लॉज याद कर लेना कौन सी है, ठीक है, 31 है। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब अनऑफिशियल, नॉट फाइनल, यानी कि अभी क्या कहते हैं, जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उनके इलेक्शन के, तो कहते हैं जी गैर, चले खैर मुझे उर्दू में अब याद नहीं है क्या है क्या है। तो ये प्रोविजनल रिजल्ट है, आर्जी रिजल्ट है, ठीक है, ये अभी अंदाजा लगाया जाता है कि जी अभी ऐसा फला बंदा कैंडिडेट जीत गया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो री वोटिंग हो रही होती है, बार बार वोटिंग की जाती है, जब तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं उस पर एग्री हो जाते हैं, देन फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। तो फाइनल रिजल्ट से पहले जो रिजल्ट्स आते हैं प्रोविजनल रिजल्ट होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, तो सिर्फ ये लिखा है कि अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वही है जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होगा बाद में। अच्छा, ये आप परेशान नहीं होना कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हमें पता नहीं लगा क्या हुआ, नेक्स्ट डिटेल आएगी, इनके फंक्शंस आएंगे, बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का क्या काम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या अख्तियारात होते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। ओके। रिटर्न कैंडिडेट, अब इसके नाम के बरअक्स इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी हटके है। रिटर्न कैंडिडेट, वैसे रिटर्न का मतलब होता है जो वापस हो जाए, लेकिन इस यहाँ पर रिटर्न कैंडिडेट का मतलब होता है जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाए कि ये मेंबर है, तो उसको हम रिटर्न कैंडिडेट कहेंगे, कि मेंबर अंडर दिस एक्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जो ऐसा मेंबर जो इलेक्ट हो जाए तो रिटर्न कैंडिडेट है। मीन्स द कैंडिडेट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, यानी कि इलेक्ट वो एमपी बन गया फॉर एग्जांपल, तो वो रिटर्न कैंडिडेट है। इससे पहले तक कैंडिडेट था, अब वो रिटर्न कैंडिडेट होगा। रिवाइजिंग अथॉरिटी, रिवाइजिंग अथॉरिटी का रिवाइज का मतलब होता है देखना, देखभाल करना, दोबारा से दोबारा देखना। तो अगर कोई भी इलेक्शन के दौरान कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं, क्लेम्स हैं, तो ये उनको हियरिंग करती है, जो भी एतराजात सुनती है कंप्लेनेंट से, और उनको डिस्पोज करने की कोशिश करती है। रिलेटिंग टू इलेक्टोरल रोल्स, ये भी याद रखना, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड रिलेटिंग टू इलेक्टोरल रोल्स, ये बहुत मतलब क्योंकि हम जब वैसे पढ़ रहे होते हैं तो इग्नोर कर रहे होते हैं कि जी क्या बात आएगी या नहीं। तो इलेक्ट रिवाइजिंग अथॉरिटी सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स यानी कि उस लिस्ट को रिवाइज कर सकती है, लिस्ट पर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो दूर करेगी, बाकी और ऑब्जेक्शंस वगैरह दूर नहीं करेगी। उसके लिए कमीशन बनता है अलग से, और
वो फिर हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि किस तरह कौन क्या इश्यूज हों तो किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जाता है। रूल्स, रूल्स मतलब जो इस एक्ट के रूल्स हैं, ये मैंने पहले बताया है। सेक्शन, जो इस एक्ट का सेक्शन है, टैक्स, टैक्स लेविड बाय एनी गवर्नमेंट, लफ्ज आ गया देखें, एनी गवर्नमेंट। तो एनी गवर्नमेंट मतलब फेडरल भी हो सकती है, प्रोविंशियल भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जो भी टैक्स वो गवर्नमेंट लगाती है तो उसको टैक्स ही कहते हैं, टैक्स ही कहते हैं, नॉट इंक्लूड। अच्छा, स्टेट बाय गवर्नमेंट, सिर्फ वो उस टैक्स की बात नहीं होगी जो गवर्नमेंट का, अगर किसी ने स्टे ले लिया तो, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जाहिर है जी, इलेक्शन कमीशन, हर इलाके में जाके इलेक्शन बनते हैं, इलेक्शन कमीशन बनते हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो गवर्नमेंट सर्विस है ना, जो आप लोग आउटसाइडर हैं, गवर्नमेंट में इदारे में नहीं आए, तो थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट हमें बजट देती है, गवर्नमेंट इदारों को जो बजट देती है, मिसाल के तौर पे हमारे दफ्तर में एक खास बजट आता है। तो जो भी हमें बजट आता है, हमें जो भी बजट मिलता है, तो वो उसी पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है बाद में। ठीक है जी, ऐसा होता है। और देन टेक्नोक्रेट्स, ये मैंने पीछे भी पढ़ा है आलिम के वक्त में, कि आलिम का किस तरह होता है। और 16 ईयर एजुकेशन हो इसकी, 20 ईयर एक्सपीरियंस भी हो, वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की बात भी आ गई, कि कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड हो। ठीक है, क्लॉज नंबर 51 मीन्स अ कैंडिडेट हु नॉमिनेशन पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड, जिसकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गई हो, वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट है। वोटर, अब वोटर के थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। देखें, वोटर असेंबली का भी होता है और लोकल गवर्नमेंट का भी होता है, असेंबली में भी और लोकल गवर्नमेंट में भी। अगर वोटर असेंबली और लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो वो बंदा जिसका इलेक्टोरल रोल पर नाम है, ठीक है, जिसका भी इलेक्टोरल रोल पर नाम है, तो वो वोटर है इन केस ऑफ असेंबली एंड लोकल गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेनेट की बात की जाए तो फिर उसमें सेनेट का वोटर कौन होता है? सेनेट का वोटर, अगर प्रोविंशियल देखें, सेनेट में कोटे होते हैं। प्रोविंशियल असेंबली का अलग कोटा होता है, इस्लामाबाद का अलग कोटा होता है, नेशनल असेंबली का, नहीं नेशनल का तो नहीं होता खैर, लेकिन ट्राइबल एरियाज के अलग होते हैं। तो प्रोविंसेस के कोटे की बात की जाए तो उसमें वोटर कौन होगा? प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में दो, फॉर एग्जांपल, सेनेटर्स इलेक्ट होने हैं, तो उनको वोटिंग कौन देंगे? उनका वोटर कौन होगा? नेशनल असेंबली का मेंबर। फाटा का इलाका अब खत्म हो गया है, तो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का भी वोटर नेशनल असेंबली ही थी। लो जी, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर 1। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस